हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो भारत के प्राचीन इतिहास की 11वीं वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो इसका आंसर होगा आपका बिंदुसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः है, तो इसका आंसर है आपका लकड़ी का है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पून महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है? बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, तो इसका आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था और यहाँ के उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इसके संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। राजनैतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर इसका अधिकार प्रमाणित होता है। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसका आंसर होगा आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल एवं पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा आपका 305 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार
पर राजमार्ग की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजमार्ग की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा आपका अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक के धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिसका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। किसके? अशोक के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा श्रेय अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हुआ आपका श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के समय स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, शाक्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहे जाते थे। ताम्रपर्णी को ही श्रीलंका अब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपका द्वितीय शिलालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, शाक्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण करवाया था? भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा आपका अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ था। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के लिए वध पर प्रतिबंध लगा दिया था और अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं भी खुदवाए और अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु अस्पताल एवं औषधि विभागों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका नाम है आपका देव नाम प्रिय की उपाधि। अशोक 269 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रिय कहा गया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो इसका आंसर हुआ आपका पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, रज्जुक क्या थे? ऑप्शन है चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका ऑप्शन थे आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इसका आंसर था आपका राजनीतिक जीवन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।